जैसा मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये है टीवीएस की रोनिन, जो कि हाल ही में उतारी गई थी। और यहाँ पर टीवीएस ने क्या कह के उतारी है और कैसी ये प्रोडक्ट है और किन लोगों के लिए है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है हमें। यही सारी कन्फ्यूज़न हम दूर करेंगे इस वीडियो में, इस टीवीएस रोनिन का पोस्टमार्टम करके, और साथ ही में बताएंगे ये किन लोगों के लिए है, आप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या किन लोगों के लिए ये परफेक्ट प्रोडक्ट रहेगा। तो ये वीडियो देखना पूरी एंड तक और बने रहे हमारे साथ। मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंडियंस ड्राइव। टीवीएस ने रोनिन उतारने से पहले 2018 में एक कॉन्सेप्ट दिखाया था जिसका नाम था जिप लाइन। वो एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ काम करता था, लेकिन हमारे सामने जो रोनिन आई है वो उससे हटके है। हालांकि वो जिप लाइन भी एक तरीके से रियलिटी नहीं हो सका, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं करने वाली इसमें कि इसके अंदर ऐसी खासियत भी मौजूद है और आपको ये पसंद भी आने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके। पहले करते हैं इसके लुक के बारे में बात कि कैसा लुक है। टीवीएस रोनिन पहली नज़र में आपको एक स्क्रैम्बलर लुक देखने को मिलेगी, या आप इसे क्रूज़र भी मान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे सामने की तरफ आपको राउंड हेडलैम्प देखने को मिलेगा, जिसे एक रेट्रो स्टाइल लुक बनाता है, जिसमें आपको टी शेप की DRLs देखने को मिलेगी। वहीं पे LEDs लाइट दी गई हैं, साथ ही में गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फॉक्स दिए गए हैं। और व्हील्स में आपको जो मडगार्ड दिया गया वो भी मेटल का दिया गया, काफ़ी स्मॉलर है लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं पे पीछे आएंगे तो टैंक आपको काफ़ी वाइड और ब्रॉड देखने को मिलेगा, डुअल स्ट्राइप देखने को मिलेगी। टीवीएस का लोगो वहाँ पे 3D में दिया गया है। वहीं पे साइड पैनल की बात करें तो वहाँ पे नॉर्मल शेप का आपको साइड पैनल देखने को मिलेगा। और टेल की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पे नॉर्मल कर्वी टेल देखने को मिलेगी। ऊपर आपको वहाँ पे जो टेल लाइट है वो एक स्ट्राइप में, कर्वी स्ट्राइप में देखने को मिलेगी। और जो सीट्स हैं वो एक सिंगल सीट्स दी गई हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेम का भी हिस्सा साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस बाइक का लुक थोड़ा सा रेट्रो स्टाइल दिया गया, थोड़ा कुछ मॉडल एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिट एंड फिनिश में मटेरियल काफ़ी रिच यूज़ करा गया है, चाहे आपका एग्जॉस्ट हो और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अपीयरेंस के मामले में काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही में यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स थोड़े से मॉडर्न दिए गए हैं, जैसे आपको फ्लोटिंग स्टाइल डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है। और व्हील्स में भी यहाँ पर सिल्वर टच देखने को मिलेगा, जो कि अलॉय व्हील में डार्क टोन में है, लेकिन सिल्वर टच वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ी सी मॉडर्न टच में देखने को मिलेंगी। और डिज़ाइन एलिमेंट में काफ़ी अच्छे काम करे गए हैं यहाँ पे। जैसे आपको दिख रहा है कि फॉग प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटेंडेड यहाँ पर आपको ये मड का हिस्सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर 300 mm की डिस्क ब्रेक दी गई है। और यहाँ पर आप यही नहीं, यहाँ पे बातें और भी हैं करने वाली। जैसे यहाँ पर आपको ये स्प्रिंग वाले जो कि फुट रेस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि ये जब आप मनूवर करेंगे कभी ट्रैफिक के अंदर तो पैर नीचे लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रबर पोर्शन भी काफ़ी अच्छा है, ग्रिप के लिए काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे भी एक मेटल प्लेट दी गई है, अगर आपका पैर यहाँ पर टच होता है तो यहाँ पे किसी पार्ट के साथ रगड़े नहीं, इसीलिए ये पेडल पार्ट भी दिया गया है। यहाँ पर मेटल प्लेट दी गई है और यहाँ पे एग्जॉस्ट भी काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मेन बात मैं करता हूँ कि मुझे यहाँ पर और भी चीज़ें क्या देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ आपको बैश प्लेट टाइप दी गई है, प्लास्टिक की है। और यहाँ पर ये कवर जरूर दिया गया है, लेकिन ये प्लास्टिक का दिख रहा है, थोड़ा सा चीप लगता है, जो कि इसी के साथ कनेक्टेड है, हल्का सा चीप लगता है। बाकी बाइक के अंदर इतनी क्वालिटी के इशू नहीं है। अगर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको मेन इसका एक राउंड में ही आपको एक कंसोल देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, जहाँ पर क्लॉक भी देखने को मिलेगा, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है यहाँ पर। और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है, जो कि आजकल की टीवीएस की सारी बाइक्स में आपको टीवीएस कनेक्ट ऐप में देखने को मिल जाएगी। चाहे कुछ भी इसका आपको डायग्नोस करना हो कि क्या इशू है, कितना फ्यूल बचा है, सारी जो चीज़ें हैं वो एक काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप। यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल लीवर्स दिए गए हैं, जहाँ पर आपको मेनली ये 3 लेवल पे एडजस्ट कर सकते हो आप इस लीवर को। जैसे भी आपको एडजस्ट करना हो अपने कंफर्ट से, वैसे आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। और साइड मिरर की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये मेटल के हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बटन्स की भी क्वालिटी ठीक है, ओके कहूँगा। यहाँ पे क्वालिटी में कोई बटन दिया गया इस साइड, जहाँ पे इग्निशन स्विच
जो कि 2 मोड में यहाँ पे टैगल कर सकते हैं, अर्बन एंड रेन मोड, क्योंकि ABS का ये मतलब ABS के मोड है, ये स्पीड का कोई मोड नहीं है। इसे आप रोड पे लेके जाएंगे तो पावर डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, ब्रेकिंग के ऊपर काम करते हैं। रेन में थोड़ा सा लीनियर कर लेता है ब्रेकिंग को, जहाँ पे आपका ABS किक इन होने में थोड़ा सा हेल्प करता है कि बचाएगा आपको स्लिप आउट होने के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पर ना यहाँ पे आई बटन भी दिए गए जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए काम करता है। तो यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसकी की के ऊपर ना यहाँ पर टी का साइन बना हुआ है, और वैसा ही टी का आपको आगे देखने को मिलता है, और टी से TVS भी है। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पर मेनली क्या दिया गया है कि जो लुक है इस मोटरसाइकिल का वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पर अब एक और चीज़ है बताने वाली कि इसमें ना लुक के मामले में नहीं, फंक्शनैलिटी में भी यहाँ पर काम करा गया है। अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर चेन कवर के ऊपर भी मतलब चेन के ऊपर एक कवर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप धूल मिट्टी से बचाना है अपनी चेन को, तो आपको रेगुलरली क्लीन करना होगा, फिर उसे लुब्रिकेट करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन दी गई है उसके चक्कर में। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे पहले ओल्ड स्टाइल में आपको देखने को मिलता था चेन कवर बिल्कुल ही बंद, वैसा नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपोज देखने को मिलता है इसकी स्पॉकेट वगैरह। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको मेन देखने को मिलती हैं। TVS रोनिन की यहाँ पर वेरिएंट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर 3 वेरिएंट में मौजूद है, SS, DS एंड TD। SS और DS में आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पे सिर्फ कलर ऑप्शन के अंदर दोनों में डिफरेंस है। और SS एंड DS में यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी, और ये वेरिएंट में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। वही TD में आपको कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और डुअल चैनल ABS मिलता है। ये फ़र्क है दोनों में। और यहाँ पर आपको TVS की तरफ से कुछ एसेसरीज़ एंड मर्चेंडाइज भी देखने को मिलेगी स्पेशल रोनिन की। अब एसेसरीज़ में ऐसा है, यहाँ पर आपको स्पेशल विंड वाइज़र दिया जाएगा, और आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, आपको रिक्वायरमेंट है। बाकी आपके टैंक बैग्स, सैडल स्टे, सैडल बैग्स, टेल रैक एंड टेल बैग भी आपको अलग से लेना पड़ेगा अगर आपको रिक्वायरमेंट है टूरिंग करने की। तो ये सारी एसेसरीज़ भी TVS की तरफ से मौजूद है। अब बात कर लेते हैं कि रोनिन का राइडिंग पोस्चर और एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं पहले इसको चढ़ के बताता हूँ। हाँ, जैसा आपने देखा कि सबसे पहले मैं बात करूँ अपने राइडिंग पोजीशन, अपराइट है क्योंकि क्रूज़र स्टाइल बनाई गई है। तो यहाँ पर आपको वैसा ही कुछ एर्गोनॉमिक्स देखने को मिलते हैं। हैंडल बार ऊँचा है तो आपको रीच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ उतना ऊँचा नहीं है, लेकिन हल्का सा लीन करना पड़ता। और यहाँ पर जो फुटपैक्स हैं वो आगे की तरफ है। तो ये प्रॉपर क्रूज़र स्टाइल ही आपको देखने को मिलेगी कि हाँ क्रूज़र स्टाइल इसके एर्गोनॉमिक्स है। और पीछे का सीट्स की भी जो कुशनिंग है और विड्थ है काफ़ी सपोर्टिव दी गई है। तो यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि सीटिंग पोजीशन बहुत ही कंफर्टेबल है। तो मुझे यहाँ पे सीटिंग पोजीशन में कोई भी इशू नहीं नज़र आता। लेकिन हाँ, इस बाइक का सीटिंग पोजीशन ना अग्रेसिव है, ना ज़्यादा आपको बिल्कुल ही एकदम क्रूज़र स्टाइल देखने को मिलेगा। एकदम आप आराम से पीछे होके बैठे हैं, हल्का सा लीन है, मतलब लीन करना पड़ेगा बॉडी को भी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे लगा कि इस बाइक का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ मुझे। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में पोस्टमार्टम जो कर रहा हूँ इसका, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है TVS की तरफ से, क्योंकि इसे एक तरीके से ऐसा बनाया गया कि एक स्क्रैम्बलर का भी लुक मिल सके, थोड़ा सा रेट्रो स्टाइल लुक मिल सके। व्हील्स जैसा दिख रहा है, टायर का जो ट्रेड है वो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग टाइप दिया गया है। तो यहाँ पर इस मामले में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर ना एक चीज़ काफ़ी अच्छी करी TVS ने। आजकल साइलेंट स्टार्ट आपने सुना होगा, जो कि स्कूटर में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर TVS ने भी यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही देखना, सुनना आप,
माइनर सी आवाज़ है और स्टार्ट, और इसका एग्जॉस्ट काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। इस सेगमेंट के हिसाब से सुनाता हूँ। चाहे ये उतनी बिगर कैपेसिटी की मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में मुझे इसका एग्जॉस्ट पसंद आया है, चाहे रॉयल एनफील्ड से क्यों ना हो, क्योंकि डेफिनेटली इसकी वॉइस बेसी है, सुनने में पसंद आती है, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। जी हाँ, जहाँ पर जी लेके जाए इसे, चाहे आप ट्रैफिक में खड़े हो रेव करें, मज़ा आएगा। चाहे आप इसे रेव कर रहे हो आसानी से, मतलब हाईवे पे कर रहे हो या आप लेके जा रहे हो रेव कर रहे हो, तो आपको एग्जॉस्ट साउंड इसकी बहुत पसंद आने वाली है और मज़ा भी आने वाला है। इनफैक्ट ये स्टॉक्ड एग्जॉस्ट है जो आपको कोई कंपनी प्रोवाइड कर रहा है इतना बढ़िया। टीवीएस रोनिन की इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 225.9 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। ये सिंगल सिलेंडर यूनिट है, 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 वेरिएबल है, लेकिन सिंगल ओवरहेड कैम से काम करता है। ये ऑयल कूल्ड यूनिट है जहाँ पर आपको स्पेशली एक डेडिकेटेड काफ़ी बड़ा ऑयल कूल्ड रेडिएटर भी आउटसाइड देखने को मिल जाएगा, जहाँ जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छा करता है। लेकिन ये पावर निकाल के देता है लगभग 20.4 PS की और 19.93 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। बोर एंड स्ट्रोक जो है इसके वो स्क्वायर दिए गए, यानी कि ये जो इंजन है वो स्क्वायर यूनिट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि आपको यहाँ पर इसकी जो पावर फिगर्स हैं वो ऑन रोड कैसे परफॉर्म करती है इसके बारे में आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपको मेनली क्या मिलेगा कि लो एंड से ये जो मोटर है काफ़ी अच्छा पुल देती है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा पुल मिलता है इसका लो एंड से। और अगर आपकी बाइक लगभग 2000 RPM के आसपास है, वहाँ से लेकर अच्छा खासा पावर प्रोड्यूस करती है, और लगभग 6000 RPM से ऊपर जाते सारी तो थोड़ा सा फेड आउट होता है पावर का, यानी कि टॉप एंड उतना अच्छा नहीं है। ये 9000 RPM तक रैप करती है, तो उसके बाद थोड़ा सा पावर का फेड आउट हो जाता है 6000 RPM से ऊपर जाते सार। लेकिन अगर आपकी जो RPM है 2000 RPM से थोड़ा सा ऊपर है, तो आप आसानी से इसे कहीं से भी किसी पोजीशन से निकाल के लेके जा सकते हो। साथ में इसमें दिया गया है 5 स्पीड का गियर बॉक्स, जो कि स्लीपर क्लच के साथ काम करता है। स्लीपर क्लच के साथ काम करता है तो काफ़ी इसका अच्छा शिफ्ट है, डाउन शिफ्टिंग काफ़ी बढ़िया हो जाती है, तो काफ़ी बढ़िया रहता है ये वैसे स्लीपर क्लच होना। लेकिन इसका गियर शिफ्टिंग के बारे में बात करूँ और क्लच रिस्पॉन्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्लच काफ़ी लाइट दिया गया है इसकी क्लच की वायर, और इनफैक्ट गियर शिफ्ट करना भी काफ़ी स्मूथ है। तो यहाँ पे मुझे इस मामले में काफ़ी बढ़िया लगा। तो यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई इसके अंदर कि ये यहाँ पे शिफ्टिंग में, यानी कि क्लच यूज़ करने में, हैवी ट्रैफिक में क्लच यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। हाँ, अब गियर रेशियोज़ के अकॉर्डिंगली बात करें कि कैसा है, गियर रेशियोज़ उतने लॉन्ग नहीं है, थोड़े से ही आपको महसूस होगा कि हाँ यार थोड़े लॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर मोटर है और यहाँ पर जो स्पॉकेट साइज़ भी दिया गया है वो भी उतना बड़ा नहीं दिया गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो शॉर्ट हल्के से गियर रेशियोज़ करे हुए हैं, क्योंकि 5 स्पीड का गियर बॉक्स है और इंजन भी जो टॉप एंड में उतनी पावर नहीं निकालता, लो एंड में है, तो इसी वजह से शॉर्टर थोड़े से गियर रेशियोज़ करे गए हैं। अब यहाँ पर आपको मेनली क्या देखने को मिलता है कि जो ट्रैक्टेबिलिटी है गियर्स की वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। ट्रैक्टेबिलिटी ऐसे कि अगर आपका कोई भी गियर लगाओ, यानी कि पहला गियर लगाओ, तो भी अगर आप 2000 RPM के आसपास है आसानी से ले जाएगी। चाहे दूसरा गियर लगाओ 2000 RPM के आसपास है तो भी आसानी से हो जाएगा। अगर नीचे भी है पहले तीसरे गियर के ऊपर भी, मतलब अगर आपकी तीसरे गियर पे भी लगभग 20 की स्पीड चल रही है और आपने गियर शिफ्ट करना नहीं चाहते हो, तो भी इसमें ग्लाइड मोड दिया गया है। वहाँ पर बाइक आपकी स्टॉल नहीं करेगी, वहाँ पर भी आपको पावर मिलता रहेगा। तो यहाँ पर ये जो फीचर है काफ़ी बढ़िया है। हालांकि TVS ने पहली बार ऐसा फीचर नहीं उतारा किसी बाइक के अंदर, लेकिन इसके अंदर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है जो मैंने महसूस करा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो 5th गियर है वो अगर आप लो एंड में लगाना है तो 30 की स्पीड से भी आप 5th गियर लगा सकते हो। 30 की स्पीड से लेकर कहीं तक जा सकता है। 30 के ऊपर 30-35 के आसपास आप लगाएं, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। TVS रोनिन की फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो आपको ये मोटर काफ़ी एनर्जेटिक लगती है लो एंड से, तो आपको रेव करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी बेटर मिल सकती है। तो यहाँ पर लगभग सिटी के अंदर 30 से 33 के बीच में आएगा और हाईवे के ऊपर 35 के आसपास आ सकता है, 35 से 36 के आसपास। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर आप हाईवे पे लेके जाएंगे, अगर आपकी स्पीड क्रूजिंग स्पीड होगी लगभग 80 to 85, तो ये थोड़ा सा बेटर फ्यूल इकोनॉमी देके जाएगी, जो कि 6000 RPM के आसपास रहेगा, वो काफ़ी बेटर रहेगा। उससे ऊपर अगर जाएंगे, अगर आप क्रूज़ करना चाहेंगे 90 के आसपास, तो वाइब्रेशन हार्शनेस आनी चालू हो जाती है।
तो उस वक्त के सिनेरियो में आपको वो स्पीड अच्छी नहीं लगेगी और इंजन स्ट्रगल करेगा कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे फ्यूल इकॉनमी भी गिर सकती है। अब इसी की वजह से जो मुझे इसकी आइडल हाईवे स्पीड अगर आप जज करेंगे या कभी चला के देखेंगे, टेस्टेड करके देखेंगे, तो आप भी महसूस करेंगे कि हाँ 80 से 85 के बीच में स्पीड रखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा इसके गियर इश्यूज़ के हिसाब से। टीवीएस रोनिन की वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन 6000 आरपीएम से बिल्कुल स्मूथ मोटर लगती है, एफर्टलेस मोटरसाइकिल लगती है। लेकिन हाँ, जैसे 6000 आरपीएम से ऊपर जाते हैं थोड़ी सी हार्शनेस बढ़ने लग जाती है और लगभग 8000 आरपीएम के आसपास आपको वाइब्रेशन फुट पैक्स पे और हैंडल बार पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं इतना कहूँगा वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैनेजेबल है, लेकिन फिर भी आपको नोटिसेबल वाइब्रेशन महसूस होगी लगभग 8000 आरपीएम के आसपास। अब यहाँ पर ओवरऑल इसकी हैंडलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो व्हील बेस दिया गया है काफ़ी स्टैंडर्ड है। ये अपाचे 160 200 के व्हील बेस जितना ही है, इस सेगमेंट के अंदर कोई बड़ा व्हील बेस नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे सामने की तरफ आपको 17 इंचेस और पीछे भी आपको 17 इंचेस का टायर दिया गया है और 130 सेक्शन का रियर का है, 110 सेक्शन का फ्रंट का, यानी कि फ्रंट का काफ़ी वाइड टायर है। बट मेनली क्या आती है इसकी वेट, इसका वेट क्या कितना 160 किलो का वेट दिया गया, जो कि काफ़ी लाइट मोटरसाइकिल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रूजर्स के हिसाब से हैवी है, लेकिन इन शॉर्ट थोड़ी लाइट है। तो यहाँ पे मैन्यूवरेबिलिटी में कोई भी इशू नहीं आने वाला, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होने वाला है, कॉन्फिडेंस अच्छा देने वाला है। जैसे मैंने बताया व्हील बेस उतना लॉन्ग नहीं है, तो आपको जिगजैग करने में, ट्रैफिक में निकालने में कोई भी इशू नहीं आने वाला। कॉर्नरिंग पे भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, इसका पिछला टायर और इसका ट्रेड जो है रोड टायर से मैच नहीं करता, तो कॉर्नरिंग पे आपको हल्का फुल्का महसूस होगा कि हाँ टायर थोड़े से बेटर होते तो बढ़िया रहता। लेकिन यहाँ पे ऑफ रोडिंग टायर है, आप अपना पर्सनल आपका ऑप्शन रह सकता है, अगर रोड टायर लगाने हैं तो आप रोड टायर भी लगा के इसको चला सकते हैं, तो कॉर्नरिंग पे और भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि जो इसकी चेसी है डबल क्रेडल चेसी दी गई है, तो यहाँ पर आपको मतलब एक तरीके से इसका जो मेन कोर है चेसी का, परफॉर्मेंस में, हैंडलिंग में कोई भी आपको उतना इशू नहीं महसूस होने वाला। अब बात करूं कि इसकी कंफर्ट कैसा है, तो कंफर्ट के अंदर मुझे सीटिंग पोजीशन के अंदर, जैसे ही मैंने आपको क्लियर करा, सीटिंग पोजीशन के अंदर कोई भी इशू नहीं है कंफर्ट को लेके। लेकिन हाँ, इसके सस्पेंशंस थोड़े से स्टिफर है। पिछला मोनोशॉक दिया गया जो कि 7 स्टेप एडजस्टेबल है, फ्रंट यूएसडी है जैसे आपको देखने को मिल रहा है। यूएसडी इस प्राइस टैग पे होंडा दे रही है, लेकिन फिर भी ये इस प्राइस टैग पे जो क्रूज़र स्टाइल में है 200 सीसी के सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे कोई दे नहीं रहा। टीवीएस ने भी अब देना चालू करा है, तो उस हिसाब से जो इसका मेन ट्यून ये थोड़े से स्टिफर साइड है। आपको ये मोटरसाइकिल सस्पेंशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाली, क्योंकि सस्पेंशन अच्छे हैं, थोड़े से स्टिफ महसूस होते हैं लेकिन काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं रोड्स पे। अगर आपकी स्पीड 90 से ऊपर नहीं है और अंडुलेशन इतने नहीं है तो सही परफॉर्म करेंगे। अगर जहाँ पे अंडुलेशन महसूस हुए तो ये थोड़े से ऐसा लगेगा कि झटके दे रहे हैं, हाई स्पीड के लिए नहीं बने हुए, तो वो थोड़ा सा महसूस होगा आपको। तो ये मुझे लगा, और इनफैक्ट इसकी सीट हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं है, 795 mm है, तो उस हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि उतना इशू नहीं आएगा। मेरी हाइट के लोगों के हिसाब से 5.8 इंच है मेरी हाइट, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं। ब्रेकिंग में इसमें डुअल चैनल ABS आ रहा है। फ्रंट की तरफ आपको 300 mm, पीछे की तरफ 240 mm मिलते हैं, जो मुझे लगता है परफॉर्मेंस ओरिएंट। लेकिन मुझे इनकी बाइट भी उतनी पसंद नहीं आई बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पे मोड दिए जाते हैं और कई बार डिफ़ॉल्ट मोड में ही रेन पे ही चला जाता है, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि हाँ डिफ़ॉल्ट में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन रेन मोड में थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि बाइट उतनी नहीं लग रही। हाँ, अर्बन में हल्की सी क्रिस्प लगती है, लेकिन फिर भी मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला। लेकिन ओके है, मैं कहूँगा जिस स्पीड के हिसाब से जाती है, जिस हिसाब से इसका सेगमेंट है, उस हिसाब से ये ब्रेकिंग भी काफ़ी काम कर जाएगी। अब मैं जो बात करने वाला हूँ कंक्लूजन की करने वाला हूँ, क्योंकि कंक्लूजन थोड़ा सा लंबा रहेगा। मैं थोड़ा सा इसलिए लंबा रखना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको मार्केट के बारे में पहले जानना ज़रूरी है, फिर जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे प्लेस्ड हो सकती है और कहाँ पे ये इसका मेन फोकस रहेगा कस्टमर की तरफ। हालांकि TVS ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया हमने, लेकिन अब ये जो बाइक है ये 225 सीसी की बाइक है। अब इनके पास ही TVS के पास भी 200 अपाचे भी आती है, जो कि ऑलमोस्ट सेम पावर प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइटली लोअर टॉर्क है उसका, लेकिन फिर भी उसकी पावर ऑलमोस्ट सेम है और प्राइसिंग भी लगभग थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा। लेकिन ये टच करती है लगभग 250 सीसी सेगमेंट के आसपास। जी हाँ,
अगर आपको जेन्युइनली ये चीज़ जाननी है कि 250 सेक्शन के 250 सीसी सेगमेंट के ऊपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इसकी मोटर है वो नॉर्मल आपको सिंगल ओवरहेड कैम 4 वेल मोटर दी गई है और ऑयल कूल्ड के साथ काम करती है। ऐसे कंपेयर लिक्विड कूलिंग के साथ करना थोड़ा सा गलत रहेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर और 2 ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ कि इसके साथ और कौन से 2 ऑप्शन को डायरेक्टली compete कर सकते हैं इन टर्म ऑफ इंजन टेक्नोलॉजी के हिसाब से। एक तो हाल ही में लॉन्च हुई, लास्ट ईयरली लॉन्च हुई आपकी पल्सर 250 यानी कि N250 या पल्सर 250 जो भी मान लें आप, और उसके बाद आती है यामाहा की FZ25। जी हाँ, ये 2 मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन एक तरीके से इंजन स्पेक्स के आसपास ही इसको compete करती हैं। वो भी FZ ऑयल कूल्ड है, पल्सर भी ऑयल कूल्ड है, चाहे पल्सर थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर निकाल के देती है बिकॉज ऑफ दी थोड़ा सा लार्जर उसका क्यूबिक कैपेसिटी, और जहाँ पे FZ काफ़ी टाइम से अवेलेबल है लेकिन FZ के पास भी जो टेक्नोलॉजी है वही जो पावर फिगर्स है सेम पावर फिगर्स इसी जैसे ही प्रोड्यूस करके लगती है, लगभग 20 bhp के आसपास और 20 न्यूटन का टॉर्क FZ भी। लेकिन दोनों मोटरसाइकिल एक नेकेड स्ट्रीट बाइक्स लगती हैं। N250 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पल्सर N250 के बारे में, और ये मोटरसाइकिल भी वैसा ही कुछ रिप्रेजेंट करती है। लेकिन एक और मोटरसाइकिल है जिसको डायरेक्टली तो नहीं मैं कह सकता compete करना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग compete कर रहे हैं, वो है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। लेकिन वो कैपेसिटी ज़्यादा है और इनफैक्ट उसका वज़न भी इससे थोड़ा सा ज़्यादा है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैच नहीं खाती, क्योंकि इसका लोअर कैपेसिटी इंजन है और यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी वाइज भी वो ये थोड़ी बेटर आपको समझ में आएगी रेदर देन हंटर के। और बाकी जो ये 2 मोटरसाइकिल हैं ये आपको नेकेड में समझ में आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे ऑफ रोडिंग टायर भी दे दिए, यहाँ पर क्रूज़र स्टाइल आपको बिल्कुल सीटिंग पोजीशन भी दे दिया, यहाँ पर अलॉय व्हील्स भी अच्छे खासे दे दिए डिज़ाइन के वाले जो आपके ट्यूबलेस ही है मतलब। लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है उन लोगों के लिए टारगेट करना चाहे TVS ने, जो लोग एक मॉडर्न प्रोडक्ट चाहते हो लेकिन क्लासिक एबिलिटी के साथ, क्रूज़र एबिलिटी के साथ, तो रॉनिन का एक ऑप्शन लेना बेटर बनता है। लेकिन जिनको अभी भी वो स्ट्रीट मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद में आती हैं तो वो 2 ऑप्शन आपको जो बताए हैं वो भी अवेलेबल है। लेकिन इसका एक खासियत क्या मुझे समझ में आई कि इसकी अच्छी विजिबिलिटी वाली लाइट है, अच्छा इसका रिस्पॉन्स है ट्रैफिक के अंदर। ओवर द ऑल इसमें टेक्नोलॉजी भी बेटर है, ब्लूटूथ, USB फॉक्स एंड ऑल ऑफ दी थिंग्स। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑफ रोडिंग भी हमने थोड़ा बहुत करके देखा, ऑफ रोडिंग के मामले में भी ये मुझे उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी ये माइल्ड ऑफ रोडिंग के लिए ठीक है, जहाँ पे कच्चे रास्ते में चलना हो वो अच्छा है। तो हाँ, जिन लोगों को थोड़ा सा दूर दराज इलाके में जाना होता है, यानी कि थोड़ा सा दूर ट्रैवल करना होता है, क्रूज़ करना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं और देखने में इंस्पिरेशंस में यानी कि एक तरीके से जो रोड प्रेजेंस है उसमें अच्छा चाहते हैं, तो हाँ TVS रोनिंग एक बेटर प्रोडक्ट रह सकता है। बाकी आपको मैंने बताया कि हाँ कौन कौन से प्रोडक्ट और इसके ऑल्टरनेटिव में मौजूद है, तो आपके सामने सब रख दिए गए हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे छोटी सी शिकायत ये है, अगर ये मोटरसाइकिल 250 सीसी तक चली जाती, क्यूबिक कैपेसिटी तक चली जाती, तो यहाँ पे TVS और भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता था। लेकिन 250 सीसी या 300 सीसी के आसपास, टू बी जेन्युइन मेरा यही मानना है, तो मुझे लगा कि ये जो कैपेसिटी है उतना भी फेवर में नहीं जा रहा है इसके। बट अगर आप जिनको प्रैक्टिकली स्पीड चाहिए, प्रैक्टिकल अगर आप जेन्युइनली आप देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल जो लोग सोचते हैं, हाँ उन लोगों के लिए फिर ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन रह सकता है। बाकी सारी डिटेल आपके सामने मैंने रख दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लंबी है, बड़ी है, क्योंकि पोस्टमार्टम कर दिया हमने पूरा अच्छा खासा। तो आप प्लीज़ ध्यान से अगर आपने देखी होगी और यहाँ तक पहुँचे होंगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन्स ड्राइव।